नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बायो अमन है और स्वागत करता हूं आप सभी का बायो अमन पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे किंगडम। इसके कितने फाइला हैं? 5। पहला देखो, पहला है अपना क्राइसोफाइटा। हिंदी में देखो क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में बोलते हैं क्राइसोफाइटा। ठीक है, यानी कि देखो ऐसे समझो कि किंगडम मोने जो है, किंगडम प्रोटिस्टा एक बड़ा सा घर है। ठीक है, ये देखो बड़ा सा घर है किसका? किंगडम प्रोटिस्टा का। ये किसका घर है? किंगडम प्रोटिस्टा। केपी है ना, केपी से कल्लू प्रताप मत समझ लेना कि कल्लू प्रताप का घर है, नहीं, किंगडम प्रोटिस्टा का घर है। ठीक है, और इस किंगडम प्रोटिस्टा के घर में 5 कमरे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये जो पहला कमरा है इसको बोलते हैं क्राइसोफाइटा। इस पहले कमरे को क्या बोलते हैं? क्राइसोफाइटा। और दूसरे कमरे को बोलते हैं डाइनोफ्लैजिलेट। क्या बोलते हैं? हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डाइनो फ्लैजिलेट। ये देखो, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों समान है। ठीक है, इसको बोलते हैं युग्लिनॉइड्स। युग्लिना जिसके अंदर आता है, युग्लिनॉइड्स हो गया तीसरा कमरा, युग्लिनॉइड्स ये हो गया। चौथा कमरा क्या हो गया? स्लाइम मोल्ड। क्या हो गया? स्लाइम मोल्ड। अपवंग कवक इसको बोलते हैं। ठीक है, स्लाइम मोल्ड। इसके बाद पांचवा क्या हो गया? प्रोटोजोआ। ठीक है, तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके 5 सब फाइला हैं। पहला क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक है, युग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोवन। ठीक है, अब इन पांचों के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम देखते हैं क्राइसोफाइटा। ठीक है, तो याद रखना क्राइसोफाइटा के अंदर गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी और डाइटम्स को रखा गया है। किसको? गोल्डन एल्गी, जो सुनहरे शैवाल होते हैं। एल्गी का मतलब शैवाल है ना, किसको? सुनहरे शैवाल है ना, और डाइटम्स को इसके अंदर रखा गया है। ठीक है, अगर इस क्राइसोफाइटा का वास स्थान देखेंगे, वास स्थान बोले तो हैबिटाट। ठीक है, तो ये स्वच्छ जल में देखने को मिलते, फ्रेश वाटर में। स्वच्छ जल यानी कि फ्रेश वाटर, और ये सी वाटर यानी कि समुद्री जल में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि जो क्राइसोफाइटा के मेंबर है ना, वो आपको साफ पानी में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वो समुद्री जल, ठीक है, समुद्री पानी में भी, समुद्र के जल में भी आपको देखने को मिलेंगे। कौन? क्राइसोफाइटा के जितने भी मेंबर होते हैं। याद रखना कि ये जल के पैसिवली गति करते हैं। ठीक है, जैसे नदी बह रही है, इधर से इधर को बह रही है, तो ये भी इधर से इधर को बह गया है ना। एक्टिवली मूवमेंट नहीं कर पाता है, ये पैसिवली करता है। धारा का प्रवाह इधर है तो इधर की तरफ ये भी बह रहा है, इधर की तरफ ही बह रहा है, मतलब विपरीत दिशा में नहीं आ सकता ये। ठीक है, कौन? क्राइसोफाइटा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव होते हैं, और इनको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और इसमें से जो है अधिकतर है ना, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ठीक है, क्राइसोफाइटा के मेंबर भी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट लिख लेना कि मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ठीक है, यानी कि
अधिकतर ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कैसे? प्रकाश संश्लेषी, यानी कि यहाँ पे क्राइसोफाइटा के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें से अधिकतर मेंबर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। एक जानकारी और कि जो डायटम्स होता है, क्या होता है? डायटम्स। ठीक है, देखो डायटम्स की जो सेल वॉल होती है, क्या होती है? इसकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति। ठीक है, क्या सेल वॉल को क्या बोलते हैं? इसकी सेल वॉल जो होती कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति के बाहर जैसे साबुनदानी होती है ना, साबुनदानी। ठीक है, साबुनदानी में आप देखते छेद होता है। क्या होता है? छेद होता है। और उस साबुनदानी में छेद होता है और उस छेद के अंदर कोई चीज भरा हो, जैसे ये है डायटम्स और ये है आपका साबुनदानी, ये इसके अंदर है, ऐसे करके छेद है ना, और ये जो बीच में है यही है डायटम्स। ठीक है, क्या है? यही है आपका डायटम्स। ये देखो, अब बाहर बाहर देखो क्या दिख रहे हैं? छेद दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसके जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, ये साबुनदानी के समान होती है, इसमें छेद होते हैं। और याद रखना कि इसकी सेल वॉल में सिलिका पाया जाता है। ठीक है, सेल वॉल में क्या पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है। ठीक है, और ये इसकी सेल वॉल, डायटम्स की सेल वॉल कैसी हो? डायटम्स कैसा होता है? इसकी सेल वॉल में साबुनदानी की तरह क्या होता है? छेद होते हैं। ठीक है, एक कवच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और इसमें सिलिका पाया जाता है। सिलिका क्या करता है? इसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इस जो डायटम यहाँ अंदर घुसा हुआ है ना, इसकी रक्षा करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ओ, प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ठीक है, रक्षा करता है। कौन? यही सिलिका की लेयर। अब पता है आपको कि जैसे डायटम्स है, ठीक है, अब ये सिलिका की लेयर कठोर है, मजबूत है। ठीक है, जल्दी ये खराब नहीं होती। तो क्या होता है कि कई सालों तक, मान लो करोड़ों साल तक, एक डायटम, दो डायटम, ऐसे करके करोड़ों साल तक डायटम्स अंदर मर गए। क्या हो गया? डायटम्स इसके अंदर मर गए, लेकिन ये लेयर, ये तो पूरा कवच तो पड़ा रहा। ये कवच जब कई सालों तक पड़ा रहा, ये देखो लगभग करोड़ों साल के बाद, कब? लगभग करोड़ों साल में यहीं पर ये देखो ऐसे करके ये देखने को मिला। ये देखो, है ना, करोड़ों साल बाद ये जब एक जगह पर जमा हो गया। ठीक है, क्या हो गया? एक बार एक जगह पर ये जमा हो गया तो ये डायटमी मृदा का निर्माण कर लिया। क्या कर लिया? डायटमी डायटमी मृदा का निर्माण कर लिया। ठीक है, डायटमियस सेल, डायटमियस स्वेल का निर्माण कर लेता है ना। एक जगह पर कोई भी चीज है, जैसे आप अपने घर को छोड़ करके चले जाते 10-15 दिन के लिए, तो जब आप वापस आते तो हर जगह आपको धूल दिखाई देती है ना, ऐसे करते तो बहुत ढेर सारी धूल होती है। तो वैसे ही जब कई साल बाद, करोड़ों साल बाद, करोड़ों साल तक वही जगह मरते रहे, तो वहां पर एक जो है बड़ी संख्या में इनके अवशेष जो है क्या हो गए? देखने को मिलते हैं। और उसी अवशेष को हम ऐसे उठा लेते हैं तो वो हो गई आपकी डायटमी मृदा। कौन सी मृदा? डायटमी मृदा हो गई। ठीक है, और ये जो है कणमय होती है ना, कणमय। तो जब ये कणमय होती है तो इसका उपयोग जो है इस जो है मृदा का उपयोग पॉलिश करने में किया जाता है। इस डायटमी मृदा का उपयोग लिख लो कि डायटमी मृदा का उपयोग पॉलिश करने में तथा तेल और सिरप के निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, डायटमी मृदा का उपयोग जूते, शू की पॉलिश करने में और
जो तेल बनता है ना, ऑयल, और जो सिरप होता है उसके निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग? इन्हीं डाइटम्स जब मर जाते हैं ना ढेर सारे, तो उन्हीं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल साधारण सी बात है। और याद रखना कि जो क्राइसोफाइटा के जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, ठीक है, ये प्रमुख उत्पादक होते हैं। ठीक है, समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं। समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं। ठीक है, कौन? क्राइसोफाइटा के सदस्य। ठीक है, समुद्र के मुख्य उत्पादक, प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका क्राइसोफाइटा, खत्म हो गया। चलिए अब आता है हमारा क्राइसोफाइटा के बाद डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक है, देखो डाइनो का मतलब होता है दो, बिल्कुल साधारण सी बात है। डाइनो का मतलब होता है दो, यानी कि टू। अब फ्लैजिलेट का मतलब होता है फ्लैजिला। ठीक है, तो डाइनोफ्लैजिलेट में क्या देखा जाता है कि इसकी अधिकतर जातियों में, ठीक है, अधिकतर सदस्यों के अंदर देखा जाता है कि दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, पहला लंबवत और दूसरा ऊर्ध्वाधर। ठीक है, पहला कौन सा देखने को मिलता है? लंबवत, और दूसरा ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ये सिंगल सेल्ड होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट के मेंबर कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड और यूकैरियोटिक। ये तो पता ही है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके जो जीवधारी होते हैं वो समुद्री होते हैं, समुद्र में रहते हैं, एवं ये प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। ठीक है, जीवधारी कैसे होते हैं आपके? समुद्री और प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। ठीक है, समुद्री समुद्र में पाए जाते हैं और ये प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। ठीक है, याद रखना डाइनोफ्लैजिलेट की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल वो सेलुलोज की बनी पट्टिकाओं के जो है पट्टिकाओं से बनी होती है। सेलुलोज से इसकी जो पट्टिकाएं होती, कहीं से पट्टिका 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 बनती गई तो उसी से बनी होती है। लेकिन याद रखना कि इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल वॉल और मेड ऑफ सेलुलोज। ठीक है, किसकी? डाइनोफ्लैजिलेट की। ठीक है, इसमें पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट मतलब आपका जो है वर्णक पाया जाता है। पिगमेंट जिसको बोलते हैं वर्णक हिंदी में। सेल वॉल को क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति। सब हिंदी में, बिल्कुल सिंपल है ना। वर्णक इसमें आपका हरा, लाल, ठीक है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू। ठीक है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, ये सब पिगमेंट यानी कि वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, किस में? डाइनोफ्लैजिलेट में। ठीक है, एक चीज खास बात ये याद रखना, डाइनोफ्लैजिलेट में क्या होता है, इसमें जो लाल शैवाल का आप लोगों ने नाम सुना है ना, किसका? लाल शैवाल का। ठीक है, रेड रेड एल्गी, जिसको बोलते हैं लाल शैवाल। अब डाइनोफ्लैजिलेट में देखो क्या पाया गया? पिगमेंट पाया गया। कौन सा? रेड। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया? लाल हो गया, लाल हो गया, लाल हो गया। ठीक है, तो डाइनोफ्लैजिलेट की जब संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट लाल शैवाल की संख्या में वृद्धि होती है तो समुद्र का जल लाल दिखाई देने लगता है। क्या करने लगता है? लाल दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ समुद्र का जल लाल किसके कारण से दिखाई देता है, जवाब क्या रहेगा? बताओ मेरे लाल, बताओ क्या रहेगा? जब कभी भी डाइनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है, देखो डाइनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट का क्या मतलब होता है कि इनकी संख्या वृद्धि करती है। ठीक है, ढेर सारे हो जाते हैं,
तो जब ये ढेर सारे हो जाते हैं तो पूरा समुद्र के पानी को ये लाल कर देते हैं। अब आपको पता है कि जब डायनोफ्लैजिलेट की संख्या अधिक होगी, ठीक है, तो क्या होगा, जाहिर से बात है ये जीव विष भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? विष, पॉइजन का भी निर्माण करेंगे, ठीक है। और वो पॉइजन हानिकारक होता है, ठीक है, मछली के लिए, मछली और अन्य समुद्री जीव के लिए वो क्या होता है, वो जो पॉइजन होता है वो हानिकारक होता है, वो जीव विष हानिकारक होता है, जिससे मछली और अन्य समुद्री जीव क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में वृद्धि हुई तो ऐसे ही होता है कि भाई मछली और अन्य समुद्री जीव क्या हुए, मर गए, है ना। तो ये चीजें देखने को मिलती है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा, शायद आपको याद हो कि आपसे पूछा गया होगा क्वेश्चन कि बताइए समुद्र का लाल रंग किसके कारण से होता है। तो बड़ा सिंपल सा जवाब है कि समुद्र का लाल रंग लाल शैवाल के कारण होता है, और लाल शैवाल को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है और फाइलम डायनोफ्लैजिलेट में रखा गया है, ठीक है। और डायनोफ्लैजिलेट के ये सदस्य होते हैं रेड एल्गी, ठीक है, और इन्हीं के द्वारा समुद्र का जो है रंग लाल होता है। बस इतनी सी बात है डायनोफ्लैजिलेट के लिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे आपका गोनियोलैक्स, ठीक है, क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया गोनियोलैक्स, ये इसका क्या हो गया, तो ये इसका हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। चलें तीसरा, चलें यूग्लिनॉइड्स के बारे में, मिटा दें। चलिए इसके बारे में सिर्फ आपको इतनी ही जानकारी लेनी है। जब कभी आप अगर बीएससी करेंगे, उसके आगे एमएससी करेंगे, तो आपको डिटेल से पढ़ना होगा डायटम्स के बारे में, ठीक है। आपको रेड एल्गी को बोलते हैं रोडोफाइसी, ठीक है। रेड एल्गी के अंदर कितने एल्गी आते हैं आपको डिटेल से पढ़ना होगा, ठीक है। रोडोफाइसी के सदस्य आपको देखना होगा, अच्छा रोडोफाइसी के सदस्य ये होते हैं, नॉस्टॉक होगा, नॉस्टॉक तो नहीं होगा खैर, है ना, क्लोरेला होगा, ठीक है। अच्छा इसके अंदर आएगा, ये इसके अंदर आएगा, तो उसको आपको डिटेल से पढ़ना होगा, उसका हैबिटाट क्या होता है, ठीक है, वासस्थान, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, थैलस स्ट्रक्चर, सब कुछ वहां पे डिटेल से पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट है आपका युग्लिनॉइड्स, ठीक है, हेडिंग बना लीजिए युग्लिनॉइड्स, इसको मिटा दें। चलिए युग्लिनॉइड्स में क्या देखने को मिलता है, ये अधिकांश ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कहां पर? फ्रेश वाटर में अधिकांश देखने को मिलते हैं, यानी कि स्वच्छ जल में देखने को मिलते हैं क्या, युग्लिनॉइड्स, ठीक है। अधिकांश जो युग्लिनॉइड्स होते हैं वो स्वच्छ जल में देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ स्वच्छ जल के साथ ये स्टिग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। स्टेगनेंट वाटर का मतलब जानते हो क्या होता है? ठीक है, स्टैग्नेंट वाटर, सॉरी, ठीक है, स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब होता है स्थिर पानी, ठीक है, स्थिर पानी, जो पानी बिल्कुल स्थिर है एक जगह पर, है ना, वो ज्यादा हिलडुल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये स्थिर पानी में भी और फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। कौन से? युग्लिनॉइड, ठीक है। इसमें खास बात यह है कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल, वो सेलुलोज की नहीं बनी होती है, और ना ही इनमें कोशिका भित्ति होती है। तो इनकी कोशिका भित्ति की जगह पर, कोशिका भित्ति की जगह पेलिकिल होती, क्या होती है? पेलिकिल। इनकी कोशिका भित्ति की जगह पर पेलिकिल पाई जाती है, ठीक है। कोशिका भित्ति की जगह पर क्या पाई जाती है? पेलिकिल पाई जाती है। पेलिकिल किससे बनती है? पेलिकिल प्रोटीन से बनती है, ठीक है। तो पेलिकिल की जो परत होती है, पेलिकिल की परत किससे बनती है? तो ये प्रोटीन युक्त पदार्थ से बनती है, ठीक है।
यहां पर परत लिख लीजिएगा, ठीक है। पेलिकल की परत पाई जाती है, ठीक है। किसके स्थान पर? सेल वॉल के स्थान पर, ठीक है। तो सेल वॉल नहीं पाई जाती, वो पेलिकल की परत पाई जाती है, ठीक है। समझ में आया? बताइए, समझ में आया यहां तक यूग्लिनॉइड्स के बारे में? फिर क्या है, देखिए यूग्लिनॉइड्स में भी दो कसाब पाए जाते हैं, ठीक है। दो कसाब, है ना, यानी कि टू फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। कितने फ्लैजिला? टू फ्लैजिला। अब दो फ्लैजिला देखने को मिलते हैं तो इसमें से एक फ्लैजिला बड़ा होता है, लंबा होता है, और दूसरा फ्लैजिला क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। लिख लीजिएगा कि एक फ्लैजिला, जिसमें एक फ्लैजिला छोटा तथा दूसरा फ्लैजिला लंबा होता है, ठीक है। देखिए यूग्लिनॉइड्स में याद रखिएगा कि इसके जो है सदस्य हैं वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी, है ना। यानी कि इनके अंदर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये भोजन बना लेते हैं। क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी हो जाते, भोजन बना लेते हैं। लेकिन याद रखना, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति में। लेकिन जब कभी भी प्रकाश इनको नहीं मिला, जब कभी भी इनको प्रकाश नहीं मिला, तब ये क्या करेंगे? ठीक है, तब ये परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह? परपोषी की तरह, ठीक है। परपोषी, पर मतलब क्या होता है? दूसरों पर, पोषी मतलब पोषण के लिए निर्भर होना, ठीक है। तो ये दूसरों पर पोषण के लिए निर्भर हो जाते हैं, सूक्ष्म जीवधारियों का ये शिकार करते हैं। क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार करते हैं, ठीक है। कौन? आपके यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। बताइए यहां तक समझ में आया? ठीक है। देखो यूग्लिनॉइड्स के बारे में एक खास बात लिखी जाती है, और वो ये लिखी जाती है कि यूग्लिनॉइड्स में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों की उपस्थिति वर्णक के समान होते हैं, ठीक है। देखिए जो यूग्लिनॉइड्स में जो वर्णक पाए जाते हैं ना, इसमें जो पिगमेंट पाए जाते हैं वर्णक, वो बिल्कुल समान होते हैं। किसके? उच्च पादपों के, उच्च पादपों में पाए जाने वाले वर्णक के, पाए जाने वाले वर्णक के समान होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर देखो पाए जाने वाले वर्णक के बिल्कुल समान भी दिख रहे हैं, किसके? पौधे में, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी कर रहा है, तो भाई साहब जाहिर सी बात है इसको लिख देते हैं, है ना। इसको जो है वैज्ञानिक बोल भी देते हैं कि यार ये तो जो है प्लांट है। क्या है? प्लांट है, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, प्लांट की तरह जो है पिगमेंट भी पाए जा रहे हैं, है ना। इसको बता देते हैं कि यार ये प्लांट है, लेकिन वैज्ञानिकों के बीच मतभेद रहा, ठीक है। इसके अंदर आपका एग्जाम्पल है यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिनॉइड्स का उदाहरण क्या है आपका? वो है यूग्लिना, है ना, यूग्लिना, ठीक है। तो अब यूग्लिना को ना ही ये जानवर है, ना ही ये एनिमल है, और ना ही ये प्लांट है, ठीक है। पूरी तरह से ये प्लांट भी नहीं है, पूरी तरह से ये एनिमल भी नहीं, तो इसलिए इसको रख दिया गया है किंगडम प्रोटिस्टा में, और जो है फाइला यूग्लिनॉइड्स में, ठीक है। बताइए यहां तक क्लियर है? अब तीसरा पॉइंट है हमारा अवपंक कवक, स्लाइम मोल्ड। मिटा दें इसको? बताइए, इसको लिखिए, मिटा दें। चलिए देखिए, जो अवपंक कवक हैं ये मृतपोषी प्रोटिस्टा हैं, है ना, मृतपोषी, ठीक है। इनकी विशेष बात है, खास बात है कि ये मृतपोषी प्रोटिस्टा हैं। देखो मृतपोषी प्रोटिस्टा यानी कि
सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। ठीक है, मृतपोषी मतलब मरे हुए जगह से, सड़े गले स्थानों से ये अपना पोषण प्रदान करते हैं, है ना। कोई भी जो है पार्ट है ना, कोई भी जगह जहां पर कोई चीजें मर गई हैं या फिर सड़ गल रही हैं, तो वहां से ये अपना पोषण, अपना न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। सैप्रोफिटिक का मतलब यही होता है कि अगर कोई भी जीव मरे हुए जानवरों से या मरी हुई चीजों से अपना पोषण, न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, तो वो सैप्रोफिटिक नेचर का होता है, वो मृतपोषी होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मृतपोषी होते, जैसे सड़ी हुई टहनियां हो गए, ठीक है, और पत्तियां हो गई, खराब पत्तियां, सड़ी गली पत्तियां, उसी में ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। ठीक है, और ये एक अकेले ग्रो नहीं करते हैं, ये एक ग्रुप में ग्रो करते हैं, ये बिल्कुल समूह में ग्रो करते हैं, है ना। और इनके उसी समूह को बोलते हैं प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है, पूरा ग्रुप में ग्रो करते हैं। अब पेड़ की टहनी है, सपोज मैंने ये बनाया आपको, ये पेड़ है ना, ये टहनी है, यहां से ये ग्रो करना शुरू किया इस जगह से, तो अब ये देखो ये ग्रो करने लगा, ये देखो यहां तक पहुंच गया। ठीक है, अब ये अकेले ग्रो नहीं कर रहा है, ये पूरा ग्रुप में ग्रो कर रहा है, पूरा समूह में ग्रो कर रहा है, और इस पूरे समूह को बोलेंगे, देखो वहां पर क्या है, प्लाज्मोडियम है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये स्लाइम मोल्ड होते हैं, अवपंग कवक होते हैं। ठीक है, और ये कई फीट तक लंबाई का हो सकता है, देखो कई फीट हो गया है ना, इतने में ही ग्रो नहीं करे, कई फीट ग्रो करता है, कई फीट लंबाई तक का ये हो सकता है। ठीक है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में, ठीक है, ये अलग हो जाता है, इस बीजाणु बना देता है। क्या बना देता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में जब ये अलग होता है तो बीजाणु बना देता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बीजाणु बना देता है। ठीक है, स्पोर का निर्माण करता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है, अनुकूल परिस्थिति आती है, तो यही बीजाणु, यही जो बीजाणु बने थे, स्पोर बने थे, यही एयर के साथ क्या होते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, सॉरी फैल जाते हैं। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों में यही बीजाणु वायु के साथ हर जगह पर क्या होते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, और फिर वहां पर रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, फिर वहां पर जो अपना काम शुरू कर देते हैं, ये होते हैं अवपंग कवक। ठीक है, और तीसरा लास्ट पॉइंट आता है आपका प्रोटोजोआ। ठीक है, क्या है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। यहां तक क्लियर है, बताइए, ये सब क्लियर है। देखो, तो जो सभी जितने भी प्रोटोजोआ है ना, वो सब परपोषी होते हैं, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, परपोषी होते हैं। ठीक है, और इसमें से कुछ परभक्षी, कुछ परजीवी होते हैं। परपोषी में कौन से होते हैं, कुछ परभक्षी होते हैं और कुछ परजीवी होते हैं। कुछ तो होते किसी जीव के अंदर रहेंगे, उसी को खा जाएंगे, है ना। कुछ रहते परजीवी, किसी दूसरे के अंदर रहेंगे, उसी से अपना न्यूट्रिशन वगैरह लेते रहेंगे, उसको बिना नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो इस तरह होते हैं ये आपके प्रोटोजोआ। ठीक है, कौन से, प्रोटोजोआ। ठीक है, और देखो प्रोटोजोआ को पता है क्या बताया गया, प्रोटोजोआ को बताया गया है ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं, किसके, एनिमल्स के। यानी कि हमारे ये बताया जाता है बहुत ही खास वो थे, है ना, रिलेटिव्स थे। एनिमल्स के प्रिमिटिव बहुत पहले के रिलेटिव्स थे, कौन, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो भाई खास थे, प्रिमिटिव थे, है ना, प्रिमिटिव रिलेटिव्स बताया जा रहा है ना। हिंदी में बोलते हैं इसको, प्रिमिटिव को बोलेंगे आद्य जो है रिलेटिव्स। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि प्राणियों के पुरातन संबंधी हैं, कौन, प्रोटोजोआ। प्राणियों के क्या हैं, पुरातन संबंधी हैं प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ को 4 जो है भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 प्रमुख समूहों में बांटा गया है प्रोटोजोआ को। ठीक है, पहला समूह है आपका
अमीबी प्रोटोजोआ, अमीबी प्रोटोजोआ। ठीक है, देखिए तो अमीबी प्रोटोजोआ में आप लिखेंगे कि ये जीवधारी स्वच्छ जल, ठीक है, समुद्री जल तथा नम मिट्टी में पाए जाते हैं। कहां पर? स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मिट्टी में पाए जाते हैं। कौन से? यही आपके अमीबी प्रोटोजोआ। ठीक है, और ये अपने इनके जो कूटपाद होते हैं ना, कूटपाद जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है, तो ये जो प्रोटोजोआ होते हैं अपने कूटपाद यानी कि स्यूडोपोडिया के द्वारा अपना भोजन जो है ग्रहण करते हैं। ठीक है, अमीबी प्रोटोजोआ क्या करते हैं? कूटपाद के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, और इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। जो भी जो है अमीबी प्रोटोजोआ समुद्र में रहता है, कहां पर? समुद्र में, तो इन पर क्या होता है? इन पर सिलिका की कवच रहती है। किसकी कवच? सिलिका की कवच रहती है। ठीक है, अमीबी प्रोटोजोआ में। एग्जाम्पल हो गया आपका एंट अमीबी परजीवी, है ना, एंट अमीबी परजीवी इसका आपका जो है एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एंट अमीबा प्रोटोजोआ का आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, दूसरा आता है आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। ठीक है, जिसके पास फ्लैजिला पाया जाता है, जिसको बोलते हैं कसाभी प्रोटोजोआ। क्या बोलते हैं? कसाभी प्रोटोजोआ। ठीक है, फ्लैजिलेटेड, इसके पास क्या होता है? इसके पास फ्लैजिला होता है। ठीक है, कसाभी प्रोटोजोआ को बताया जाता है कि ये परजीवी होते हैं और इनके शरीर पर कसाभ यानी कि फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, परजीवी कसाभी प्रोटोजोआ बीमारी का कारण होता है। क्या होता है? परजीवी कसाभी प्रोटोजोआ बीमारी का कारण होता है। ठीक है, बीमारी जो है उत्पन्न कर देता है, रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे आपका हो गया निद्रा रोग उत्पन्न कर देता है, ये निद्रा रोग है ना, इसको जो है अगर ये किसी के अंदर चला गया, ठीक है, कसाभी प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, उसको नींद लाएगा। ठीक है, निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? ट्रिपैनोसोमा के द्वारा होता है कि नहीं, बताइए? ट्रिपैनोसोमा, इसका उदाहरण क्या हुआ आपका? उदाहरण हुआ ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, चलिए तीसरा देखें हम। पहला हमने देख लिया अमीबी प्रोटोजोआ, दूसरा कसाभी प्रोटोजोआ, तीसरा पक्षमाभी प्रोटोजोआ। पक्षमाभी प्रोटोजोआ मतलब सीलिएट, इसके पास क्या पाया गया? इसके पास सीलिया पाया गया, सीलिया। ठीक है, सीलिएटेड प्रोटोजोआ। तो जो सीलिएटेड प्रोटोजोआ होता है ये जल में पाया जाता है, एक्वेटिक होता है और ये मोटाइल होता है, ये बहुत गति करता है। ठीक है, एक्वेटिक यानी कि जलीय होता है और मोटाइल होता है ना, बहुत अधिक गति करता है भाई, क्योंकि इसमें सीलिया पाया गया। ठीक है, और हजारों की संख्या में, ठीक है, इसमें सीलिया पाया जाता है। ठीक है, ये जो प्रोटोजोआ होता है जिस जीवधारी में पाया जाता है, सीलिया, जैसे बाल हमारे पाए गए ना, बाल, यही वो सीलिया है ना, और किसी भी जानवर के अंदर अगर पूंछ पाई गई तो वो हुआ आपका फ्लैजिला। फ्लैजिला बड़े आकार का होता है और सीलिया क्या होता है? उससे छोटे आकार का होता है। ठीक है, तो सीलिया जब हजारों की संख्या में पाई गई तो ये बहुत तेजी से दौड़ा। क्या किया? बहुत तेजी से दौड़ा। अगर इसको कोई मारने के लिए आया तो ये भाग चला बिल्कुल जल्दी जल्दी, है ना, बहुत तेजी से भागा। ठीक है, ये चीज इसमें बताई गई कि बहुत तेजी से जो है गति करता है। उदाहरण इसका जैसे हो गया आपका पैरामीशियम। क्या हो गया? पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण हो गया। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट है आपका, वो है स्पोरोजोआ।
क्या है? स्पोरोजोआ। तो स्पोरोजोआ क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है। स्पोरोजोआ इस समूह के वे विविध जीवधारी हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है, स्पोर बनते हैं। ठीक है, बीजाणु इनके जीवन काल में क्या होता है? बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है, यानी कि स्पोर बनता है। ठीक है, इनके पूरे जीवन काल में स्पोर बनता है और वही स्पोर क्या करता है? वही स्पोर आगे जा करके संक्रमण कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है। ठीक है, इन्फेक्शियस स्पोर बनता है। तो वो बीजाणु जैसी संरचना क्या करती है? इन्फेक्शन कर देता है। ठीक है, इसमें सबसे कुख्यात है ना, कुख्यात अपराधी, इसमें सबसे कुख्यात बीजाणु है प्लाज्मोडियम। इसकी सबसे कुख्यात प्रजाति है प्लाज्मोडियम की प्रजाति। ठीक है, जो मलेरिया परजीवी के द्वारा होता है। ठीक है, इसकी स्पोरोजोआ की कुख्यात प्रजाति क्या है? तो वो है प्लाज्मोडियम। ये वाला प्लाज्मोडियम मत समझ लेना, इसका प्लाज्मोडियम अलग है। ठीक है, ये किसके द्वारा फैलता है? मलेरिया परजीवी के द्वारा। अच्छा, कोई बता सकता है क्या कि प्लाज्मोडियम किस मच्छर के काटने से फैलता है ना? मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, लेकिन किस मच्छर, कौन सा मॉस्किटो काट लेता है तब जाकर के प्लाज्मोडियम फैलता है। ठीक है, जिसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मानव की जनसंख्या पर ये क्या करता है भाई? अगर मलेरिया फैलने लगा तो देख रहे हो हालत खराब कर देता है ना? जनसंख्या बिल्कुल, मतलब डेंगू अभी फैला था ना, देखे थे ना भाई साहब, प्लेटलेट तुरंत गिरने लगे थे, लोग मरने लगे थे, चट 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 चट। डेली सुनाई देता है कि भाई 2 लोग मर गए, उधर 2 लोग मर गए, पेपर में दिखाई दे रहे डेंगू से बीमार हुए तुरंत मर गए। अजी मैंने तो देखा यार हालत खराब, मेरे को भी डेंगू, मैं भी वही दिन भर देख रहा कि यार ये मर गया वो मर गया, है ना? लेटे लेटे आराम से देख रहा था, मैं कहा चलने दो, है ना? तो चलिए, आज आपका जो किंगडम प्रोटिस्टा था वो खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किंगडम फंजाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।